नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। आपकी नज़रों में एक जीनियस कैसा दिखता है? आप सबका जवाब शायद ये होगा, एक लंबे वाला वाला आदमी जो पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, लड़ाई झगड़े से भी दूर रहता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे जीनियस से मिलाने वाले हैं जो अपने ट्विटर को जहरीला सेब दे करके मारना चाहता था। तो वो जीनियस और कोई नहीं, वो जीनियस है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। तो ऐसे बहुत से और भी किस्से हैं जिनकी वजह से उनके दोस्त उन्हें पागल कह करके बुलाने लगे थे और उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था। उनको दोस्तों से ज़्यादा फिजिक्स की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एक बार अपने भाई से कहा था कि आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। ओपनहाइमर फिजिक्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम था, लेकिन आपको बता दें ओपनहाइमर बचपन से ही फिजिक्स के दीवाने नहीं थे। उनको बचपन में केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद थी। 18 साल की उम्र में ओपनहाइमर हार्वर्ड कॉलेज गए और उन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में ही पूरी कर दी। केमिस्ट्री में मेजर किया और भी सब्जेक्ट की इन्हें जानकारी थी, जैसे फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर। इन सब्जेक्टों में से उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका असली पैशन फिजिक्स था। 1927 में ये सिर्फ 23 साल की उम्र में PhD कंप्लीट कर डालते हैं। लेकिन जिंदगी में एक और बार वो डिप्रेशन का शिकार हुए, तब उन्हें किसी ने भागवत गीता पढ़ने की सलाह दी। ओपनहाइमर ने भागवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू किया, जिसमें उनकी मदद आर्थर W राइडर ने की, और वो खुद मानते थे कि उनकी लाइफ में भागवत गीता का बहुत बड़ा असर है। जब वो कैलिफोर्निया में थे तब उनकी मुलाकात लुइस कार्ल पॉलिंग से हुई थी और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लुइस कार्ल पॉलिंग को 20 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम की लिस्ट में शामिल किया गया है। कार्ल और ओपनहाइमर एक केमिकल बॉन्ड पर काम कर रहे थे कि कार्ल को पता चलता है कि ओपनहाइमर कार्ल की वाइफ एला हेलन को पसंद करते हैं, और उन्होंने जब कार्ल घर पर नहीं थे तब कार्ल की वाइफ को अपने साथ मैक्सिको की ट्रिप पर इनवाइट किया था, जिस पर एवा हेलन इरिटेट हो गई और यह बात बाद में जाकर कार्ल को बताई, जिसके बाद कार्ल तुरंत ही ओपनहाइमर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। जब ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कार्ल की एक अहम ज़रूरत थी तब कार्ल ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। अब कहानी शुरू होती है जर्मनी से। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया तब जिन जिन देशों का नुकसान हुआ था वो उन सब ने मिल करके एक ट्रीटी साइन करवाई जर्मनी से, जिसमें लिखा हुआ था कि सारे देशों का जितना भी नुकसान हुआ है वो अब जर्मनी को भरना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने भी सब कुछ खो दिया था और उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे टाइम में बाकी देशों के दबाव की वजह से जर्मनी के लोग दबने लगे। जर्मनी की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। अब ऐसी स्थिति में जर्मनी की कमांड आती है एक ऐसे आदमी के हाथों में जो लोगों को भड़काना बहुत अच्छे से जानता था और जो जब स्पीच देता तो सब सुन हो करके सुनने लग जाते। जर्मनी के लोगों को एक मसीहा और एक रास्ता दिखा जो उनको ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सकता था। उसका नाम था हिटलर। हिटलर ने ट्रीटी या संधि को तोड़ करके अपनी सेना बनाई, जबकि ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी सेना नहीं बना सकता था। और जैसे ही हिटलर ने सेना बनाई उसने आसपास के देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन हिटलर की एक गलत आदत थी कि वो जातिवाद बहुत करता था। उसका मानना था कि एक जाति है जूस, जिनको यहूदी कहकर जाना जाता है, वो गद्दार है, पीठ पर खंजर घोंपने वाले हैं, जिनकी वजह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारा है। उनका ये मानना था और इसी वजह से उन्होंने यहूदियों पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए यहूदी या तो अमेरिका भागने लगे या तो ब्रिटेन जाने लगे। अब इस टाइम तक हिटलर को पता लग गया था कि वो ऐसे तो सभी से नहीं लड़ सकता, तो उसे एक ऐसा हथियार चाहिए था जिसका जवाब किसी के पास ना हो। वो हथियार था एटम बॉम्ब। तो आइए अब समझते हैं एटम बॉम्ब को। एटम बॉम्ब से पहले समझते हैं एटम को। एटम क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से एटम की खोज 1808 में डाल्टन ने की थी, लेकिन आपको बता दें भारत के महर्षि कन्नड़ ने 600 BC में ही परमाणु शास्त्र लिख दी थी। डाल्टन ने अपनी खोज में पाया कि एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है जिसके आगे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ साल बाद साइंटिस्टों ने पाया कि एटम को 3 छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी ओर जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई सा भी चार्ज नहीं होता है। एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आगे पीछे चक्कर लगाता है। तो अब वापस चलते हैं जर्मनी में। वहाँ 2 वैज्ञानिक ऑटो हान और लीस मितलर ने मिलकर 1938 में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज कर दी थी। इन्होंने एटम के अंदर के न्यूक्लियस को तोड़कर 2 न्यूक्लियस में बांट दिया था। लेकिन ऐसा होता था बड़े भारी न्यूक्लियस के लिए, जैसे यूरेनियम के लिए। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था। इसमें एक बड़े भारी न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन मारा जाता था और मारते ही यह न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में बांट देता था और साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी इससे निकलते थे। ये 2 जो न्यूक्लियस होते थे
वो करीब करीब समान भार के होते थे। अब इस सब में एटम बम कहाँ से आया उसे समझने के लिए हम न्यूक्लियस फ्यूजन को और अच्छे से समझते हैं। एक न्यूक्लियस को तोड़कर दो न्यूक्लियस बनाए जाते थे जिसमें से ऊर्जा निकलती थी। चलो आसान भाषा में इसे समझे तो एक एटम की बड़ी भारी गेंद को तोड़कर दो गेंदों में बांट दिया जाता था और उसके बाद इन दोनों गेंदों का वजन जोड़ें तो ये बड़ी गेंद के वजन से थोड़ा कम आता था। आखिर ये मास यानी ये वजन कहाँ जाता था? तो उसका जवाब ये था कि उस मास से ऊर्जा यानी पावर बन जाती थी। और अगर यूरेनियम की मात्रा एक पैकेट भर हो तो उससे इतनी ऊर्जा निकलती कि वो एक बड़ी सिटी को 2 हफ्तों तक बिजली दे सकता था। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल एटम बम बनाने में करने की सोची गई। अब ये खबर जैसे ही हिटलर ने सुनी तो उसने जल्द ही एक क्लब बनाया जिसका काम था परमाणु बम बनाना। इसका नाम रखा गया हिटलर्स यूरेनियम क्लब और इसका लीडर बनाया गया बर्नर हाइजेनबर्ग को। अब फिर से वापस चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज करी थी ऑटो हान और लीज मित्तलर ने। लीज मित्तलर खुद भी एक यहूदी थी और जानती थी कि हिटलर कितना खतरनाक हो सकता है। इन्होंने एक पर्स में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे और नील बोर की हेल्प से लियो सिजार्ड और एडवर्ड को ये बात बताई। ये दोनों भी यहूदी थे और जानते थे कि हिटलर क्या कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये बात बताएंगे तो वहां उनकी कोई ध्यान से नहीं सुनेगा। इसलिए उन्होंने ये सब आइंस्टाइन को बताई और आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमको जर्मनी से पहले परमाणु बम बना लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 से भी बाहर था, लेकिन अमेरिका जापान से परेशान था और जानता था कि जो जापान का तानाशाह है वो एक ना एक दिन अमेरिका को आंख दिखाएगा। अब अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए उसे तेल देना बंद कर दिया। बदले में जापान ने 11 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर, जो कि एक अमेरिका का सैन्य अड्डा था, उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लिया और जापान के खिलाफ जाके खड़ा हुआ। A state of war has existed between the United States and the Japanese. अब इन सब के बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को समझ आ गया था कि अब उनको एटम बॉम्ब बनाना ही होगा और उन्होंने अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल लेजी ग्रूव्स को इसकी परमिशन दे दी और इस मिशन का नाम रखा गया मैनहट्टन, क्योंकि मैनहट्टन सिटी से ये शुरू हुआ था। और दूसरा कारण ये था कि प्रोजेक्ट को दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका के लोगों से भी छिपाना था। यहाँ तक कि ये मिशन इतना सीक्रेट था कि अमेरिका के उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था। जून 1942 को जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि ओपनहाइमर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला आदमी था जिनको इस प्रोजेक्ट से दूर रखना चाहिए। लेकिन लेज़ली ग्रूव्स जानते थे कि ओपनहाइमर जितना नॉलेज एटम के फील्ड में किसी को नहीं है। लेकिन ये भी सच था कि ओपनहाइमर एक कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी थे। उनकी एक्स-चीफ, उनकी वाइफ, उनके पिता, उनका भाई सब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और वो खुद ही एक्सेप्ट करते थे कि वो एक कम्युनिस्ट हैं। खैर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैनहट्टन का प्रोजेक्ट उन्होंने ही लीड किया। अब बॉम्ब बनाने के लिए एक सीक्रेट जगह चुननी थी, तो ओपनहाइमर की सबसे फेवरेट जगह जो उन्होंने चुनी वो थी लॉस अलामोस, जहां बंजर जमीन थी और ये जगह बॉम्ब बनाने के लिए एकदम सही थी। उसके बाद यहाँ अमेरिका के बेस्ट साइंटिस्ट को बुलाया गया और उनको बॉम्ब बनाने के लिए हर एक सुविधा दी गई। उनके परिवार को भी यहाँ बसाया गया। यहाँ आने के बाद प्रोजेक्ट का नाम ट्रिनिटी रखा गया। अमेरिका एटम बम बनाने को तैयार तो था, पर उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, यूरेनियम 235। यूरेनियम एक प्राकृतिक एलिमेंट है जिसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है और अमेरिका के पास इसकी कमी थी, लेकिन जर्मनी के पास ये था और अब जर्मनी रेस में आगे निकल चुका था। इसके लिए अमेरिका ने एक और एलिमेंट को टेस्ट करा जिसका न्यूक्लियस यूरेनियम जितना बड़ा था, वो था प्लूटोनियम। अब ट्रिनिटी प्रोजेक्ट में 2 टीम बनाई गई जिसमें से एक टीम का काम था यूरेनियम से बॉम्ब बनाना और दूसरी टीम का काम था प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाना। काफ़ी मेहनत और फेलियर के बाद अमेरिका ने बम तो बना दिया, लेकिन प्लूटोनियम वाले बम को टेस्ट करना ज़रूरी था। प्लूटोनियम वाले बम को टेस्ट किया गया तो सबने एक ऐसा धमाका देखा जिससे सब हैरान हो गए। ओपनहाइमर ने इतने बड़े विस्फोट की कल्पना नहीं करी थी और जो उन्होंने अपने आंखों के सामने देख रहे थे उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला, वो था Now I am become death, the destroyer of worlds. यूरेनियम वाले बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया, जिसको 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया। इसकी संरचना एक गन की तरह थी जिसमें 2 यूरेनियम 235 के मास लिए जाते हैं जो सब क्रिटिकल हैं या क्रिटिकल वैल्यू से कम हैं और उनको एक दूसरे से तेजी से कंबाइन किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से क्रिटिकल मास रीच हो जाता है और एक फ्यूजन चेन रिएक्शन देखने को मिलती है जिससे धमाका होता है।
आइए अब बात करते हैं प्लूटोनियम बॉम्ब की। इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज किया जा रहा था और इसका नाम रखा गया फैटमैन। इसको बनाना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर वो गन वाला डिजाइन यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर दो प्लूटोनियम मास को कंबाइन किया जाता तो वो कुछ ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते और क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही धमाका कर देते। इसके बाद प्लूटोनियम बॉम्ब के लिए एक अलग सा डिजाइन तैयार किया गया। इसमें एक हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर प्लूटोनियम के सब क्रिटिकल मास को रखा गया और स्फीयर के बाहर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि एक इंप्लोजन देखने को मिला उस प्लूटोनियम के मास में। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक्सप्लोजिव फटता तो प्लूटोनियम के मास में प्रेशर पड़ता और क्रिटिकल मास को रीच कर जाता। इस मेथड का नाम दिया गया इंप्लोजन मेथड। आपको बता दें इसमें टोटल 6.4 kgs ऑफ प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद दिन आया 6 अगस्त 1945, जिसमें लिटिल बॉय जो यूरेनियम से बना था उसको हिरोशिमा में गिराया गया, जिसने 1,94,56,600 लोग मारे गए और 69,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसके कुछ ही दिनों बाद 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने एक और बॉम्ब गिराया, जो गिराया नागासाकी में। जब हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा तो ओपनहाइमर ने खुशी जताई और कहा काश ये बॉम्ब जर्मनी में गिराया होता। लेकिन जब दूसरा बॉम्ब नागासाकी पर गिरा तो ओपनहाइमर सहम गए इतने लोगों की मौत की खबर सुनकर, और वो 17 अगस्त 1945 को खुद वॉशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने। अपने द्वारा लिखी गई चिट्ठी खुद ही अपने हाथों से दी और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते हैं। हिरोशिमा पे गिराया गया बॉम्ब वो नेसेसरी मानते हैं, लेकिन जब बॉम्ब नागासाकी पर गिरा तो वो फ्यूचर को लेकर डरने लगे। इसी समय अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसते हैं और अब प्रेसिडेंट बनते हैं हेनरी ट्रूमैन। नागासाकी में बम गिराने के 2 महीने बाद ओपनहाइमर को मौका मिलता है ट्रूमैन से मिलने का और वो सीधे जाकर उनके मुंह पे कह देते हैं आई हैव ब्लड इन माई हैंड्स। ये सुनकर ट्रूमैन इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो ओपनहाइमर को लात मारकर अपने ऑफिस से निकालने के लिए कहते हैं। पर जब ट्रूमैन ओपनहाइमर को फिर से अप्रोच करते हैं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए तो ओपनहाइमर भी साफ मना कर देते हैं कि वो इस प्रकार का खून खराबा नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और अमेरिका 1952 में हाइड्रोजन बम बना लेता है और टेस्टिंग भी कर लेता है। इसमें उनकी हेल्प करते हैं एडवर्ड टेलर, जिनको फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। ओपनहाइमर के इस विरोध की वजह से उनकी सरकारी नौकरी छीन ली गई। अब ओपनहाइमर दुनिया से अलग होने लगे और अपने आप में ही रहने लगे। लेकिन अब अमेरिका को डर था कि ऐसी सोच वाला आदमी एटम बम की टेक्नोलॉजी किसी को दे ना दे, और इस वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी ओपनहाइमर पर नजर रखने लगी। लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने भी एटम बम बना लिया। अब ओपनहाइमर शक के दायरे में आ गए थे। अमेरिका के सरकारी विभागों को लगने लगा कि उन्होंने ही सोवियत यूनियन को ये टेक्नोलॉजी दी है। शक होना जायज़ भी था क्योंकि ओपनहाइमर की पूरी फैमिली का लिंक कम्युनिस्ट पार्टी से था और वो खुद भी कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग करते आए हैं। अब एक इंक्वायरी बैठाई गई जिसमें ओपनहाइमर को सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन वो खुद को निर्दोष बताते रहे। आखिर 1966 में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगे थे। तो यह है कहानी एक जीनियस की, जिसने जीवन में कभी बहुत ऊंचाइयां छुई तो कभी ज़मीन पर धड़ाम से गिरे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।